मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में साइंस क्लास 9th चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फुल कॉन्सेप्ट इन वन शॉट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स। तो क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? सॉरी, हाँ, फोर्स जो है कॉज ऑफ मोशन है ना। फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश, पुल और हिट, है ना। ये हम फोर्स के अलग अलग वेज हैं जो अप्लाई करते हैं। हिट करके अप्लाई करते हैं फोर्स को, पुल करके या पुश करके। तो फोर्स इज ए पुश, पुल और हिट, एंड इट इज अ काइंड ऑफ वे वी अप्लाई फोर्स। एग्जाम्पल कहाँ पर देखेंगे आप? सपोज करो आप बॉल को किक कर रहे हो, है ना, फुटबॉल को किक करते हैं, तो एग्जाम्पल होगा किकिंग द बॉल। किकिंग द बॉल, ये इट इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। या पुलिंग द ड्रॉर, पुलिंग द ड्रॉर। या फिर हिटिंग द बॉल, हॉकी की स्टिक से बॉल को हिट करते हैं आप, तो हिटिंग द बॉल। है ना। या प्रेसिंग द बॉल, दबाना, उसका शेप चेंज होना, है ना, प्रेसिंग होना। प्रेसिंग भी करते हैं हम, अप्लाई करते हैं जब फोर्स। तो पुशिंग द बॉक्स या पुशिंग द ट्रॉली, जो आप मॉल में जिससे आप परचेजिंग करने के लिए सामान कलेक्ट करते हैं, तो ट्रॉली। सॉरी, स्ट्रेचिंग हेयर बैंड, दीदी का खींचा था तो पिटे भी हो गए। अच्छा, दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग फोर्स। तो फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल और पुश। द फोर्स इज एन इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जब दो चीज़ें ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है, दैट कैन बी इन कॉन्टैक्ट और विदाउट कॉन्टैक्ट। भाई देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ खींचता है, तो क्या फोर्स ही तो लगाता है, यानी इंटरेक्शन ही तो हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के साथ। तो इंटरेक्शन मास टू मास या चार्ज टू चार्ज, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो फोर्स। वो उसको या तो धक्का दे रहा है या वो उसको खींच रहा है, दैट इज ऑल्सो, दे आर ईच अदर अप्लाइंग फोर्स। ये अलग अलग वेज हैं जिसमें हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। और अब हम बात करते हैं शायद इफ काइंड ऑफ फोर्स की। कौन कौन से फोर्स आपने देखे हैं? हाँ, नहीं, काइंड ऑफ फोर्स में कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट की बात करेंगे हम। कॉन्टैक्ट फोर्स काइंड ऑफ फोर्स में आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मस्कुलर फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, किसी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे हैं हम। या फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी सरफेस पे तो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, इट इज़ ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। दो मैग्नेट एक दूसरे को पुल या पुश करती हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है या दो चार्ज बॉडी आपस में रिपल्सन या अट्रैक्शन उनमें होता है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों। तो दो तरह के फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जाम्पल लिख लीजिए, मस्कुलर फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट में एग्जाम्पल लिख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो गए।
अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, वो इट डजंट मैटर। तो बैलेंस फोर्स की बात करते हैं और अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। बैलेंस फोर्स में क्या होता है ना, वो कोई ऑब्जेक्ट का ना जिस स्टेट में है या जिस तरह से मोशन में है वो उसी तरह बनी रहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, उस पर अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है। जब फोर्स अनबैलेंस्ड होता है तभी ऑब्जेक्ट की उसके स्टेट में, उसके मोशन में चेंज आता है, डायरेक्शन में चेंज आता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स में आप ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट या मोशन को चेंज नहीं करता है ना। बैलेंस फोर्स कब लग रहा है? व्हेन नो चेंज अकर, जब कोई चेंज नहीं आ रहा इसका मतलब कि उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। और ये जब अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो फिर चेंज आता है, चेंज आता है। कैसा चेंज आ सकता है? कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रुक सकता है, या वो उसकी स्पीड और बढ़ सकती है, उस स्ट्रेट लाइन में चल रहा है डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। शेप चेंज हो सकता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से, साइज चेंज हो सकता है, उसकी पोजीशन चेंज हो साइड चेंज होना मतलब एक ही बात है, टूटना। हाँ, तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल कहाँ पे आप देखते हैं? आपकी बुक में दिया हुआ है, वो टेबल पर ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम दोनों को लेफ़्ट और राइट साइड से दोनों को इक्वल फोर्स से अगर पुल करते हैं तो उसका जो मूवमेंट है, पोजीशन है, कोई चेंज नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा उसमें, और वो एक ही जगह स्टेशनरी रहेगा। तो उस केस में तो फोर्स बैलेंस है। लेकिन अगर उसमें एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा दें, एक तरफ से कम फोर्स लगाएं, तो जिस तरफ ज़्यादा से पुल से खींचेंगे उधर वो ज़्यादा उधर चला जाएगा वो ब्लॉक जो आपके टेबल पे रखा हुआ है बुक में। तो ये एक तरह का अनबैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल आप बुक में ही आपका दिया हुआ है जिसमें हम बॉक्स को पुश कर रहे हैं 2 पर्सन, तो वो जब एक लिमिट में फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, यानी कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है और जो उनका फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है वो कि जब उनका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से बढ़ जाता है और वो बॉक्स मूव कर जाता है, तो उस वक्त जो फोर्स लगा उस बॉक्स पे दैट इज अनबैलेंस फोर्स। हाँ, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों? An object continued in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो तब तक अपनी स्टेट में बना रहता है, और रेस्ट की स्टेट में या यूनिफॉर्म मोशन जो स्ट्रेट लाइन में है वो तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक वो रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और अगर वो मोशन में है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में बना रहता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसके एग्जांपल में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो एग्जांपल इसके हो सकते हैं। जैसे आपने बस वाला एग्जांपल देखा है, हमें डिस्कस करना है बस में हम अगर स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो बस भी रुकी हुई है स्टेट में, और अगर हम अचानक से बस चल पड़े तो हम पीछे की ओर गिरते हैं, तो क्या है कि हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है ना वो बस के साथ तो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी वहीं रहना चाहता है, उसकी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए हम पीछे की ओर गिरते हैं। और अचानक से बस अगर चल पड़े, बस में हमारी बॉडी बस के साथ मोशन में है और ब्रेक अचानक से लगा दें बस में, तो बस जो हम हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं। उसका रीज़न क्या है? बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो बस की सरफेस के टच में है वो तो रेस्ट में आ गया बस के साथ ही, बट अपर पार्ट जो बॉडी का अभी भी मोशन में बना रहना चाहता है, तो ये इसे इनर्सिया भी कहते हैं, इसी वजह से हम आगे गिरते हैं। ये इसे इनर्सिया भी कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ना अपनी जो पोजीशन है उसमें चेंज का रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है, उसी स्टेट में बना रहना चाहता है जिस स्टेट में वो है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इनर्सिया।
सॉरी, अपर का मतलब ये चेस्ट, ये ऊपर वाला जो गिरते हैं हम आगे की तरफ, बॉडी का लोअर पार्ट का मतलब चेस्ट से नीचे वाला, लेग्स वगैरह हो गए हमारे, तो वो तो बस के सरफेस के टच में है, तो वो नहीं, लेग नहीं भागता कभी आगे, हम आगे गिरते हैं ना। आपने देखा होगा ना, ये या फिर पीछे की गिरते हैं तो ये अपर पार्ट ही गिरता है, लोअर पार्ट तो ना, कि लोअर पार्ट उठ गया ना किसी का, तो फिर तो वो सर के बल नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये बस वाला एग्जाम्पल हो गया। और आपका ट्री वाला है, पेड़ की अगर टहनियों को जोर जोर से हिलाएं तो जो उसके वीक पॉइंट होंगे, यानी जो पत्तियां सूखी होंगी वो नीचे गिर जाएंगी, डिटैच हो जाएंगे उससे। तो यहाँ भी फर्स्ट लॉ मोशन लग रहा है कि हमने जब टहनियों को हिलाया तो टहनियाँ मोशन में आ गई, लीव्स रेस्ट में रहना चाहते हैं इसलिए उससे डिटैच हो गए, अलग हो गए, नीचे गिर गए। इसी तरह का एग्जाम्पल आपका, आप मैट को जब उसमें से डस्ट निकालते हैं तो उसे डंडे से मारते हैं या उसको पटकते हैं, तो डंडे से मारते हैं या उसे पटकते हैं, दोनों ही केस में मैट जो है मोशन में आ जाती है। तो मैं और जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में बने रहना चाहते हैं, तो डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं उससे, डस्ट उससे निकल जाती है। ये भी है। एक ग्लास के ऊपर एक आप कार्ड रखते हैं, जैसे प्लेइंग कार्ड, उसके ऊपर 5 रुपये का सिक्का रखते हैं, उसको आप पुश करें कार्ड को तो सिक्का उसी में ही गिर जाएगा, है ना। तो सिक्का जो है ग्लास में गिर जाएगा, सिक्का ये इनर्सिया की वजह से, कॉइन जो है वो ग्लास में ही गिर रहा है, वो इनर्सिया की वजह से। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है कैरम का है, आप लोग खेलते ही रहते हैं कैरम, तो कैरम के स्ट्राइकर से आप किसी एक गोटी को स्ट्राइक करें, उसके ऊपर जितनी भी गोटियाँ वो उसी जगह गिर जाएंगी। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्सिया। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। बस का एग्जाम्पल है, उसमें 2 आते हैं, ट्रीज का एग्जाम्पल जैसे लीव्स वाला आता है, कैरम का एग्जाम्पल है, ग्लास के ऊपर जो कार्ड रखा है उसका एग्जाम्पल है, ग्लास कार्ड कॉइन, है ना। ये सभी एग्जाम्पल जो फर्स्ट लॉ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं मास और इनर्सिया की। मास क्या है ये देख लो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके मेजर ऑफ इनर्सिया है, ठीक है। मुस्कुरा रहे हैं, ये इनर्सिया के नाम पर ही है, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है तो ये खुश हो रहे हैं कि आई हैव इनर्सिया, मोर इनर्सिया देन माई क्लासमेट, है ना भाई, इसीलिए मुस्कुरा रहे हो ना। हाँ स्टूडेंट्स, नहीं नहीं, देन माई क्लासमेट, यू हैव मोर मास देन माई क्लासमेट, पार्टनर, मोर मास देन यू हैव मोर इनर्सिया, लेस मास यू हैव लेस इनर्सिया, ठीक है। और यही है मास और इनर्सिया का रिलेशन। इनर्सिया क्या है वो यहाँ पे बताया गया दोबारा से, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्सिया। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो अनडिस्टर्ब्ड है और वो अभी भी अनडिस्टर्ब रहना चाहती है, जिस भी स्टेट में है, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करना चाहती है सेम वेलोसिटी के साथ। इसी टेंडेंसी को इनर्सिया कहते हैं, इसी नेचर को इनर्सिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है बच्चों, फर्स्ट लॉ के बाद, मास एंड इनर्सिया के बाद आता है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? पहले 2-3 एग्जांपल डिस्कस करते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई लेदर की बॉल आपकी तरफ आ रही है, किसी प्लेयर ने हिट किया है, और एक टेनिस की बॉल आ रही है, आपको डर किससे लगेगा? लेदर की बॉल से। क्यों? क्योंकि लेदर की बॉल का मास ज़्यादा है, और मास से आता है मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? लेट्स सी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम को पी लेटर्स दिखाते हैं, P इज इक्वल टू mv। तो जो इसका SI यूनिट है बच्चों वो है, मास का kg होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका SI यूनिट है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या? मैग्नीट्यूड भी होता है जिसमें, और डायरेक्शन भी होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मास, व्हाट मास? किलोग्राम,
मीटर पर सेकेंड, ये तो चैप्टर 8 की बात है यार, चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ आपने, वेलोसिटी के ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और कैसे है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वेलोसिटी में लेते क्या हो आप, प्लीज प्लीज, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है और टाइम सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड आ गया। इसमें कौन सी सरप्राइजिंग थिंग है या कोई नई चीज़ है? स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क है यार। स्पीड जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर है। आपका प्रश्न क्या है पहले आप ये बताइए, पहले प्रश्न तो खुलकर पूछिए, क्या पूछ रहे थे, बोलो। सॉरी, फर्स्ट सेकंड क्या आया, मीटर पर सेकंड कैसे आया, तो वो तो बता दिया आपको, क्लियर है ना आपको। डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेस अपॉन टाइम, चैप्टर 8 है। मोमेंटम के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे बच्चों हम। एग्जाम्पल में आपको बताया था फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, भारी है और फास्ट मूविंग है, तो समझो कि मोमेंटम उसमें काफ़ी ज़्यादा है और वो डेंजरस है। आपकी तरफ क्रिकेट की बॉल जो आती है, तेज़ी से मूव करते किसी प्लेयर ने हिट किया, वो आ रही है, तो उससे आपको खतरा हो सकता है। तो क्यों खतरा हो सकता है? क्योंकि उसमें मोमेंटम अच्छा खासा है, मास तो उसका था ही था और वेलोसिटी भी उसमें अच्छी है, तो इसलिए मोमेंटम उसमें है और वो डैमेज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मोमेंटम का सीधा रिलेशन फोर्स से है बच्चों, जो कि हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे। मोमेंटम का सीधा रिलेशन किससे है? फोर्स से है। अच्छा, लेदर की बॉल हमें लगेगी, लेदर की बॉल क्यों खतरनाक है आपको बताऊं क्यों? क्योंकि लेदर की बॉल जब आपसे टकराएगी ना, तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, यानी मोमेंटम में उसका मोमेंटम कम होगा, और जो मोमेंटम कम होगा ना, तो उसमें फोर्स लगेगा और उस फोर्स से ही आपको चोट लगेगी। उसके मोमेंटम कम करने के लिए हमारे बॉडी का पार्ट उसको एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से उस पर भी उतना ही फोर्स लगेगा और हमें डैमेज होगा, इंजरी होगी, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मोमेंटम में जो चेंज आना है वो किसकी वजह से आना है? फोर्स की वजह से। भाई जब किसी मान लो स्पिनर ने बॉल कराई, उसने धीरे बॉल फेंकी और आपने जोर से हिट किया है, तो आपने ज़्यादा फोर्स लगाया है, उस बॉल में ज़्यादा मोमेंटम चेंज हुआ है। अगर पहले मोमेंटम कम था, अब ज़्यादा हो गया वेलोसिटी बढ़ने से, तो फिर वो ज़्यादा मोमेंटम है, तो फिर वो किसी को लगेगी तो चेंज भी ज़्यादा ही आएगा, और चेंज ज़्यादा आएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा उस आदमी पर, इसकी वजह से उसको इंजरी होगी, ठीक है। तो ये मोमेंटम का, फास्ट मूविंग कोई भी चीज़ हो वो खतरनाक है बिकॉज ऑफ मोमेंटम। चाहे वो गन से निकलने वाली बुलेट है, चाहे वो क्रिकेट की बॉल है, चाहे वो मूविंग व्हीकल है, बस, ट्रक, कार, जिनका मास बहुत ज़्यादा है, वो मोमेंटम ज़्यादा पजेस करती हैं, उनमें मोमेंटम ज़्यादा होता है, और दैट इज़ वाई चेंज इन मोमेंटम फोर्स क्रिएट करेगा और वो डेंजरस हो जाता है, इंजरी कॉज करता है। फुटबॉल का मास कम है ना भाई, देखो वेलोसिटी तो फुटबॉल की अच्छी खासी होती है, लेकिन क्योंकि मास कम होता है इस वजह से वो फिर डैमेज कम करता है, क्योंकि वेलोसिटी का मल्टीप्लाई मूवमेंट मास से होगा, तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से फुटबॉल जाती है, उसी वेलोसिटी से अगर दूसरी कोई भारी ऑब्जेक्ट आपको लगेगा तो क्या होगा, है ना। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो देख लो आप। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, सॉरी, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है बेटा। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आप हर जगह देख रहे हो, नहीं मोमेंटम का चेंज हर जगह देख रहे हो, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स पे डिपेंड करता है, आपने कितनी तेजी से फोर्स लगा, कितना ज़्यादा फोर्स लगाया है, उससे मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा। अगर कम फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम का चेंज भी कम होगा। तो यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है आपको।
Second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. है ना, जो मोमेंटम का चेंज होने का जो रेट है वो फोर्स पर डिपेंड करता है, अनबैलेंस फोर्स से डिपेंड करता है. जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दिया, क्रिकेटर अगर बॉल को जोर से हिट कर रहा है दैट मीन्स ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो बॉल में जो चेंज आएगा वो मोमेंटम का ज़्यादा चेंज आएगा. ठीक है. इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब हम ये देख लेते हैं कि हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. देखो पहले हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम P1, पहले स्टार्टिंग में मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का मान लो mu था, बाद में उसका मोमेंटम चेंज हो गया mv. तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना आया बच्चों, P2 माइनस P1. तो mv माइनस mu, m कॉमन ले लो, v माइनस u, ये चेंज इन मोमेंटम है. अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होगा एम वी माइनस यू अपॉन टी. रेट का मतलब टाइम लगा दिया. अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, फोर्स पर डिपेंड करता है. तो इसलिए एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. ठीक है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है फोर्स पे. दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है ये वाला, ये वाला, जब भी ये हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट वैल्यू आती है. तो यहाँ पे वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ रही है एफ इज इक्वल टू एम के एम वी माइनस यू अपॉन टी. वी माइनस यू अपॉन टी चैप्टर 8 से क्या बन जाता है, ए बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है. तो एफ इज इक्वल टू के एम ए. अब ये के कैसे हट जाता है, हम तो एफ इज इक्वल टू एम ए जानते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए. तो के कैसे हट जाता है या के की वैल्यू 1 कैसे हो जाती है वो आप समझ लीजिए. जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है. ठीक है, इस चैप्टर का ये टॉपिक भी है. तो ये जो 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, यानी फोर्स के यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है. जब किसी 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन होता है. ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, 1 kg का, उसमें एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो वो जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन, इसमें आप अगर देखो, आप फोर्स 1 न्यूटन कब हो रहा है, जब 1 kg का ऑब्जेक्ट है और उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. तो यहां पर देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो सब कुछ तो 1 है, तो k इज इक्वल टू 1 बन गया. तो फिर यहां से ये जो k है इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां लिखना जरूरी नहीं है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लाई में लिखना जरूरी नहीं होता. ठीक है, तो ये f इज इक्वल टू एम ए इस तरह से आया. k की वैल्यू 1 कब आई, कैसे आई, वो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे 1 न्यूटन फोर्स को इस तरह से डिफाइन किया है कि जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, ऑब्जेक्ट 1 kg का होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्रिएट होगा. इसलिए 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1. तो इसलिए k कांस्टेंट को हटाया जा सकता है, लिखना जरूरी नहीं होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो है कर भला तो हो भला, है ना. टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reactions. Actions and reactions takes place on different objects simultaneously. हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं और एक साथ लगते हैं. जिस वक्त एक्शन हो रहा होता है उसी वक्त रिएक्शन हो रहा होता है. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. लेट्स सी.
To every action there is an equal and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. है ना, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर. अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपकी बुक में, बहुत सारे एग्जाम्पल है. पहला एग्जाम्पल है आपकी बुक में, दीवार पर एक हुक लगा रखा है और उसके अंदर वेट मेजर करने वाला जो होता है उसको टांग दिया है, उसको दूसरे वेट मेजर वाले मशीन से खींच रहे हैं. है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप खींच रहे हो जो दीवार पे लगा हुआ उसको इस तरफ, और जो दीवार वाला मेजर है वो दूसरे वाले को खींच रहा है अपनी तरफ. दोनों में सेम रीडिंग आती है, दोनों में सेम रीडिंग आती है. अगर आपने उसको 8 kg का खींचा हुआ है तो जो आपका वाला है उस पर भी 8 kg का फोर्स लग रहा है, मतलब बराबर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. और दूसरा एग्जाम्पल कहाँ होता है, गन में. अगर बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे की ओर पुश होगी, इसलिए कंधे मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांगली पकड़ना होता है. तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, बोट वाला. अगर आप बोट में आगे की तरफ जंप करेंगे तो बोट पीछे की तरफ भागेगी. आगे की तरफ जंप कर रहे हैं दैट इज एक्शन, और पीछे से बोट जा रही है दैट इज रिएक्शन. चौथा एग्जाम्पल, जो आपने वो 2 बच्चे हैं जो ट्रॉली में बैठे हुए हैं, ये 2 बच्चे जो ट्रॉली में बैठे हुए हैं, ये एक वेट को ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे. तो जब ये वेट को ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे ना, तो जरा, क्योंकि नीचे उन्हें व्हील्स लगे हुए हैं, तो उनका जो ट्रॉली है वो भागेगी पीछे की तरफ. जैसे ही आगे की तरफ झुकेंगे वो पीछे की तरफ जाएगी. अगर बैलेंस सही से नहीं बना ना तो एक दूसरे का मुंह टूट जाएगा, एक दूसरे के चरणों में गिर जाएंगे. आप फिगर देखो ना, आपको फिगर समझ में आएगा. नो नो नॉट दैट. ये आप ये फिगर देखा आपने, तो इस देखो ना, नहीं देखा तो अभी को कौन मना कर रहा है देखने के लिए आपको. ये नीचे जिसपे खड़े हैं और ट्रॉली लगी हुई है और व्हील्स हैं, तो जब ये आगे की ओर झुकेंगे ना तो व्हील पीछे की ओर भागेगा, पहिया उनका जो ट्रॉली है. तो अगर बैलेंस अच्छा नहीं है तो दे कैन फॉल डाउन, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है. ठीक है, तो ये चारों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों जगह दोनों चीज़ें दिख रही हैं. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है बच्चों. देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 3 चीज़ें आपके इस क्लास में है, 9th क्लास में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें ये कहता है मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, चैप्टर 3 में है आपका केमिस्ट्री का. और चैप्टर वर्क एनर्जी पावर आगे आएगा आपका चैप्टर 11, उसमें बताया हुआ है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ओनली. यानी एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट है मान लो, तो उनका जो मोमेंटम पहले था और बाद में वो टकरा जाते हैं, तो बाद में जो मोमेंटम आएगा वो इक्वल रहेगा. यानी मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन सेम रहेगा, बट शर्त यह है कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे ना लग रहा हो. ठीक है, इसे एक हम एग्जांपल से समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को. देखो, हाँ, बॉल वाला एग्जांपल. मान लो एक बॉल है ये और ये दूसरी बॉल है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. ये बॉल इस तरफ आ रही है और ये बॉल इस तरफ आ रही है. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसका u2 है, तो इनका जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले, क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2. ठीक है, यही होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले. अब मान लो कि ये बॉल जो है टकरा जाते हैं, अब एक इधर चला गया, हो सकता है एक इधर चला जाए. टकराने के बाद मास तो उनका वही है m1 m2,
लेकिन वेलोसिटी v1 और v2 हो गया। तो टोटल मोमेंटम जो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 प्लस m2 v2, ये आएगा टोटल मोमेंटम। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है ये वाला, और ये आफ्टर कॉलिजन ये वाला इक्वल है, चेंज नहीं हुआ, ये इक्वल है। हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, तो मैं आप इसे प्रूव करके बताता हूँ। देखो बेटा, जब ये इससे टकराया होगा तो ये भी इससे टकराया है, तो दोनों ने एक दूसरे फोर्स लगाया होगा। थर्ड लॉ कहता है दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, डायरेक्शन अलग अलग होती है सिर्फ। तो इसका मतलब एफ ए बी, यानी ए ने जो बी पे फोर्स लगाया वो इक्वल होगा जो बी ने ए पे लगाया होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए एक जगह माइनस लगा दो, ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें इसका जो फोर्स का पीछे हमने देखा था एम v1 माइनस u1 अपॉन में t, चेंज कर दिया, एम वी माइनस यू अपॉन टी कर दिया। आप एम ए कर सकते हो, फिर ए की जगह बाद में ये लिखोगे, एक ही बात है। और इसका जो एफ होगा वो एम, इसे m1 कर दो, m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t, है ना, पीछे आपने देखा था फोर्स का ये फॉर्मूला है। t से t कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2, सॉरी माइनस का यहाँ साइन रहेगा, ये वाला साइन यहाँ आगे कैरी ओवर करेंगे, तो माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो v2 जो है माइनस का है, इसको इधर भेज दो, ये u1 माइनस का है, इसको इधर ले आओ, जो टर्म नेगेटिव है उनको इधर उधर भेज दिया, ये दो इन दोनों को, तो m1 v1 और ये इधर आके प्लस का हो गया m2 v2, और ये वाला इधर आके प्लस का हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। लो प्रूफ हो गया। ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन, आप यहां से मैच कर लो सेम है या नहीं है। और ये वाला जो है टोटल मोमेंटम है ये वाला बिफोर कॉलिजन, बीच में इक्वल आ गया कि नहीं आया, जबरदस्ती लेके आया है, आया है, लॉ का इस्तेमाल किया है, आया है ना, तो प्रूफ हो गया कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होता है और जो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन होता है वो दैट रिमेन्स सेम। आप कुछ कह रहे थे? क्या यार मजाक कर, क्या यार छोटी छोटी से सवाल पूछोगे। एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करोगे m1 v1 माइनस m1 u1 नहीं होगा? यार अब ये सवाल तो बड़े अजीब से सवाल है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता तब चेंज होता है, क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो। यहां तो साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है मेरे भाई, यहां तो चेंज होना ही है क्योंकि ये माइनस है, इसके बाहर माइनस नहीं है तो इसका साइन थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बच्चों रिवाइज करेंगे या स्टार्ट करेंगे।